नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विधियाँ। इसमें हम प्रथम विधि पढ़ेंगे मूल्य वृद्धि विधि, जिसे उत्पत्ति विधि भी कहते हैं। तो देखते हैं मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि देखने से पहले हम राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख सूत्र, जिसे मैं ब्रह्मास्त्र सूत्र भी कहता हूँ, इन्हीं 3 सूत्रों पर पूरी राष्ट्रीय आय आधारित है। जिसमें पहला सूत्र है बाजार कीमत। अगर हमें निकालनी हो तो उसका सूत्र है बाजार कीमत बराबर साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एमपी बराबर एफसी प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिन्हें लगाया किसी और पर जाता है और चुकाते कोई और है, जैसे बिक्री कर। अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी देना किसी वस्तु पर। दूसरा अपना महत्वपूर्ण सूत्र है, कोई भी सकल निकालना हो तो उसका सूत्र है सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। जब हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात करेंगे तो N1 का मतलब होगा, जैसे NNP मैंने बोला, तो इसमें पहला N1 का मतलब है पहला N, तो पहला N का मतलब है शुद्ध नेट, और दूसरे N2 का मतलब होगा नेशनल। ध्यान रखें, N1 का मतलब मैंने लिया है नेट और N2 का मतलब लिया है मैंने नेशनल। तो सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास, ग्रोस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है राष्ट्रीय N2 बराबर घरेलू प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखते हैं हम मूल्य वृद्धि विधि, जिसे उत्पत्ति विधि भी कहते हैं। मूल्य वृद्धि विधि से आपको सर्वप्रथम जीवीए एमपी प्राप्त होती है, जो कि जीडीपी एमपी के बराबर होती है। अर्थात जीवीए एमपी बराबर जीडीपी एमपी बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं। उत्पाद का अंतिम मूल्य बराबर होता है कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन के। इन कुल बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़कर ही उत्पाद का अंतिम मूल्य निकाला जाता है, और फिर उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग घटा देने पर जीवीएमपी प्राप्त हो जाती है। इसका दूसरा सूत्र यह है जीवीएमपी बराबर जीडीपी एमपी बराबर कुल बिक्री, जिसमें घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं होती है। कुल बिक्री को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, घरेलू बिक्री और निर्यात। फिर उसके बाद जब हमें जीवीएमपी प्राप्त हो जाती है तो उसके सूत्र के से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। एनवीएएफसी बराबर एनडीपीएफसी बराबर जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। एनआई नेशनल इनकम बराबर एनएनपीएफसी बराबर एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। अर्थात नेशनल इनकम निकालने के लिए एनडीपीएफसी में आप एनएफआईए जोड़ दें। यहाँ क्यों एनएफआईए जोड़ा गया है आप देख सकते हैं। एनएनपीएफसी तो और एनडीपीएफसी में किस चीज़ का अंतर है, केवल एन और डी का। तो हमने अभी अभी सूत्र पढ़े थे 3, उसमें डी में जब एनएफआईए जोड़ेंगे तब राष्ट्र एन निकल के आता है, इसलिए इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। और कुल बिक्री क्या होती है, घरेलू बिक्री प्लस निर्यात। मूल्य वृद्धि का एग्जाम्पल आप देखें, पहला कॉलम उद्यमों को बताता है, दूसरा कॉलम उत्पाद के मूल्य को बताता है, तीसरा कॉलम मध्यवर्ती उपभोग को बताता है, और चौथा कॉलम मूल्य वृद्धि या जीडीपी एमपी को बताता है। प्रथम स्टेज में हम देखेंगे किसान ने 200 रुपए की खाद, कच्चा माल, उर्वरक, बीज और सिंचाई के साधनों का मध्यवर्ती उपभोग किया और 600 रुपए का गेहूं का उत्पादन किया। इस प्रकार 600 माइनस 200 बराबर 400 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई। फिर इस 600 रुपए के आटे को आटा मिल ने मध्यवर्ती उपभोग के रूप में खरीदा और उस गेहूं से 600 रुपए के गेहूं से 800 रुपए का आटा बना दिया। 800 रुपए में से 600 गए तो 200 रुपए की मूल्य वृद्धि इस स्टेज पे हुई। फिर इस 800 रुपए के आटे को मध्यवर्ती उपभोग के रूप में बेकरी वाले ने यूज किया और 1000 रुपए के बिस्किट बनाए, तो बेकरी वाले ने मूल्य वृद्धि कितने की 1000 माइनस 800 बराबर 200 रुपए की। फिर बिस्किट को दुकानदार ले गया 1000 रुपए के बिस्किट को और 1200 रुपए में जाकर उसने बेच दिया, तो दुकानदार ने मूल्य वृद्धि कितने की 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपये। तो इस प्रकार
उत्पाद का कुल मूल्य हुआ 600 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1200 बराबर 3600, जबकि मध्यवर्ती उपभोग हुआ कुल 200 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 1000 बराबर 2600, और मूल्य वृद्धि निकल के आई है 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 बराबर 1000। इसे हम यूं भी देख सकते हैं कि जीवीए एमपी बराबर 3600 माइनस 2600 बराबर 1000, और यही 1000 जीवीए एमपी भी कहलाता है और जीडीपी एमपी भी कहलाता है। उत्पत्ति विधि या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करते हुए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके मूल्य को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल पहले ही कर लिया गया है जिनमें इनका उत्पादन हुआ था, इसलिए इन्हें दोबारा शामिल नहीं करेंगे। नंबर 2, पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है, क्योंकि कमीशन या दलाली से प्राप्त राशि एजेंटों की सेवाओं का पुरस्कार है। अर्थात यदि किसी वस्तु को बेचने में कमीशन मिला है, दलाली हुई है, तो उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नंबर 3, सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाएगा, क्योंकि स्वयं उपभोग वस्तुएं उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित वस्तु होती है। कहने का मतलब कि यदि किसान अपने गार्डन में सब्जी उगाए या एक गृहस्थ अपने किचन गार्डन में सब्जी उगाए और उस सब्जी को हम कहेंगे स्वलेखा उत्पादन, उसे भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, क्योंकि वो अगर सब्जी खुद नहीं उगाता तो वो बाजार से लाता, इसलिए प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए इसे जोड़ा जाएगा। 5, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में पहले ही शामिल होता है। नंबर 6, जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका आरोपित किराया कल्पना में मानकर कि यदि यह मकान किसी और को किराए पर दिया गया होता तो कितना किराया मिलता, ऐसा मानकर उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नंबर 7, स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके बाजार मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है। अर्थात टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है, वकील अपने बेटे का केस लड़ता है, डॉक्टर अपने बच्चे को देखता है, तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। निष्कर्ष, स्व उपभोग सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन स्व उपभोग हेतु किया गया उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। 8, सरकारी क्षेत्र में मूल्य वृद्धि केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। इसका दूसरा कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में लगान ब्याज संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते तथा सरकारी क्षेत्र में लाभ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह समाज के उपभोग के लिए होता है और उसकी बाजार में बिक्री नहीं की जाती है। दोहरी गणना की समस्या या डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। राष्ट्रीय आय का आकलन की उत्पाद विधि या दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य की गणना एक बार से अधिक बार कर ली जाती है। होता यह है दोस्तों कि दोहरी गणना से अभिप्राय जब राष्ट्रीय आय के आकलन में अंतिम वस्तुओं के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तो एक ही वस्तु का मूल्य 2 बार जुड़ जाता है। इसे ही दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। इससे बचने के लिए 2 विधियां अपनाई जा सकती है। पहली है अंतिम उत्पाद विधि। जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी विधि है मूल्य वृद्धि विधि। देश में प्रत्येक इकाई के उत्पाद के मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य के बीच के अंतर को ही मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है। इस विधि के द्वारा हम उत्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया पर होने वाली मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय का अनुमान लगाते हैं, जिससे कि दोहरी गणना की समस्या नहीं रहती है। अब एक एग्जाम्पल है दोस्तों। क्वेश्चन 1 है, एक अर्थव्यवस्था में 2 फर्में हैं, इनके बारे में निम्नलिखित सूचना के आधार पर ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन, फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि। फर्म बी, क्वेश्चन नंबर बी, सकल मूल्य वृद्धि और कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। आंकड़े दिए हुए हैं आपके पास, हम देखते हैं इसे आगे। आप देख सकते हैं हमें आंकड़े दिए हुए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हम पहले फर्म ए की जीडीपी एमपी निकालेंगे और फिर बाद में फर्म बी की जीडीपी एमपी निकालेंगे। तो फर्म ए की जीडीपी एमपी निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्म ए की बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन फर्म ए का माइनस फर्म ए का मध्यवर्ती उपभोग।
इस प्रकार जब हम करेंगे तो हमारे पास फर्म ए की GVA-MP निकल के आ जाएगी 55 लाख रुपए। जबकि फर्म बी की GDP-MP निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी? फर्म बी की बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन फर्म बी का माइनस फर्म बी का मध्यवर्ती उपभोग। तो इस प्रकार से हमें फर्म बी का 130 लाख का आंकड़ा प्राप्त होता है जो फर्म बी की GDP-MP है। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक चीज और है, यदि हमें पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था में ये दो ही फर्में हैं और फिर अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय निकालिए या GDP-MP निकालिए, तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों फर्मों का जो GDP-MP निकला है उसे जोड़ देना है और वही देश की GDP-MP हो जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही फर्मों की कल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर बी, GDP-MP बराबर GVA-MP बराबर GDP-MP ए फर्म प्लस GDP-MP बी फर्म। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, दोनों की GDP-MP को जोड़ दो तो देश की GDP-MP निकल जाएगी, जो कि यहाँ आई है GDP-MP बराबर 185 लाख। फिर GDP-MP से GDP-FC निकालनी हो तो उसका सूत्र क्या बनेगा? GDP-FC बराबर GDP-MP माइनस NIT। ध्यान देने वाली बात है, हमने माइनस का NIT क्यों किया? क्योंकि GDP-FC और GDP-MP में अंतर किस चीज का है? FC बराबर MP माइनस NIT होता है, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा था MP बराबर FC प्लस NIT, तो यहाँ उल्टा हो गया कि FC बराबर MP माइनस NIT। तो निष्कर्ष के रूप में हमारा आंसर निकला है 155 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अर्थव्यवस्था में केवल दो फर्में ए तथा बी है, इन फर्मों के बारे में निम्नलिखित सूचना के आधार पर ज्ञात कीजिए। फर्म ए तथा फर्म बी की मूल्य वृद्धि और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। आंकड़े दिए हुए हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों वही करना है, पहले हमें ए फर्म की मूल्य वृद्धि निकालनी है और फिर बी फर्म की मूल्य वृद्धि निकालनी है। इस तरीके से कार्य होगा। तो पहले ए फर्म की मूल्य वृद्धि के लिए आप सारे आंकड़े ए फर्म के ले लें और फिर बी फर्म की मूल्य वृद्धि निकालने के लिए सभी आंकड़े बी फर्म के ले लें। क्वेश्चन नंबर बी में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए हमने क्या किया कि GDP-MP बराबर फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि प्लस फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार कीमत पर सकल वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए हुए हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि बराबर उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती आगतों का मूल्य। आप इस तरीके से जोड़कर और घटाकर ये आंकड़े निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसका आंसर आया हमारा 630 लाख। आप इन आंकड़ों को फिट करें सूत्र में, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पाद विधि द्वारा निम्न आंकड़ों की सहायता से कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। आंकड़े दिए हुए हैं दोस्तों। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर GDP-MP बराबर बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगर आंकड़ों को आप रखेंगे इसमें तो आपके पास आंसर आता है 350 लाख रुपए। फिर GDP-MP निकल जाए, उसके बाद हमें निकालनी है NDP-FC। तो NDP-FC बराबर GDP-MP माइनस, अब ध्यान देने वाली बात है, इधर G था और इधर N है, यानी कि नेट बराबर G नेट बराबर ग्रोस माइनस डेप, इसलिए मैंने माइनस का डेप लगाया। फिर माइनस का NIT क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इधर FC है उधर MP है, तो FC बराबर MP माइनस NIT होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT का भी सूत्र होता है IT माइनस सब्सिडी, अर्थात शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। इस तरीके से आप सूत्र में अपने वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 249 लाख।